नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में जानकारी करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो इस वंश की जानकारी मिलती है क्या स्रोत हैं। तो जैसा कि इतिहास जानने के स्रोत हैं, वही स्रोत हैं इस वंश के भी जानने के स्रोत। एक तरफ पुरातात्विक स्रोत हैं और दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोत हैं और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। इनमें भी जब साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो एक साहित्य वो है जिसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं और दूसरा साहित्य है ब्राह्मणेतर साहित्य और तीसरा एक लौकिक साहित्य है। तो पिछली वीडियो में हो सकता है मैंने इन बातों की चर्चा ना की हो, लेकिन जब हम साहित्यिक स्रोत लेते हैं तो साहित्यिक स्रोत में शंकाएं बहुत हैं और उन शंकाओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि साहित्य जो लिखा गया है, तो हर साहित्य या जो साहित्य उपलब्ध था या आज भी उपलब्ध है, वो कल इतिहास निर्माण में किस प्रकार सहायक होगा, कितना प्रमाणिक होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम जब साहित्य का और साहित्यिक साक्ष्यों की जब बात करते हैं इतिहास निर्माण में, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत ही सावधानी पूर्वक, विदेशी यात्रियों के विवरण को बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करने और समझने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने भारतीय साहित्य, जो एक तरफ ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य का मतलब ही सीधा साधा है कि जो एक खास वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग था, जो अपने आप को आर्य कहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा है और उनके साहित्य में बहुत सारे रचनाएं हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं और वेदांग हैं, स्मृतियां हैं बहुत सारी। तो इस प्रकार की जो साहित्य वो ब्राह्मण साहित्य हो गया। अब दूसरी कैटेगरी में रखा गया है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो साहित्य है उसे ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी ब्राह्मणों का वो नहीं है, वो अलग है। इसमें बौद्धों का, जो बौद्धों के द्वारा या बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, जैसे बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको विनय पिटक, बुद्ध सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये तीन पिटक में पूरे जो है उनके शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। और इसके बाद बहुत सारे जैसे दीपवंश, महावंश, टीकाएं लिखी गई हैं और इसके अलावा भी बहुत सी पुरानी पुरातन की कथा, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं और बाद की भी कथाएं मिलती हैं, जो उनको जाता कथाओं के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह का जो साहित्य मिलता है उसे ब्राह्मणेतर साहित्य में रखते हैं। एक आता है, वर्गीकरण किया गया है ऐतिहासिक स्रोतों की, जब चर्चा करनी देखेंगे तो उसमें एक लौकिक साहित्य है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत सारे और ग्रंथ आते हैं। अब उस लौकिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य और ये ब्राह्मणेतर साहित्य, इन दोनों में क्या अंतर है, एक हम अलग से ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इस बात पे, आज हम नंद वंश के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार साक्ष्यों के प्रभाव से नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है और क्या कहते हैं ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो साहित्य लिखा गया, खासतौर से बुद्धिस्ट और जैनिज्म के लोगों ने, और लौकिक साहित्य, जैसे लौकिक साहित्य में कौटिल्य की अर्थशास्त्र लौकिक साहित्य में लिया गया है और भी कई लेखक हैं, उनकी किताबें या साहित्य उनका लौकिक साहित्य में लिया गया है, तो उसकी हम अलग से चर्चा बाद में करेंगे। तो आज हम बात करते हैं नंद वंश। नंद वंश शिशुनाग वंश के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण वंश का शासन था ये, और मगध के उत्कर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके समय में सिकंदर का आक्रमण होता है और पिछले वीडियो में हमने बात की थी
कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें इस बात की चर्चा बहुत की गई है कि नंद वंश ने कौटिल्य के बताए हुए सुझावों को या उसके बताए हुए खतरे को नहीं समझा और अनदेखा किया, तो इस तरह से अपमानित महसूस किया या अपमानित किया गया, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। और इसके बाद देश की रक्षा के लिए ये कहा गया, ऐसा लिखा गया कि देश की रक्षा के लिए नंद वंशों को समाप्त करने की कौटिल्य चाणक्य ने एक संकल्प लिया और वहां से नंदों का समूल वंश यानी कि नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करके संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र में पिरोया, ऐसा बताया गया है। लेकिन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि तक्षशिला जहां के शासक शासक नहीं, जहां तक्षशिला के जो टीचर थे, शिक्षक थे कौटिल्य चाणक्य, या जिनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, तो ये तक्षशिला के राजा आम्भी ने जो समर्पण कर दिया था सिकंदर के लिए, और यहां तक कि पोरस को निमंत्रण लेके गए थे समझौता के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसी किताब का मैंने पिछले वंश में जो जानकारी मिली, तो शिशुनाग वंश के से संबंधित, तो उसमें जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो तक्षशिला का जो शासक था आम्भी, वो सिकंदर का सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि वो पोरस से भी समझौता करने के लिए आग्रह करता है और पोरस इस पर बहुत नाराज हो जाते हैं। उस बात का जिक्र पता नहीं अर्थशास्त्र में किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन वो बात इतनी गंभीरता से या इतनी संजीदगी से हमारे जनमानस में प्रचलित नहीं हुई, जिनकी महापद्म नंद जैसी नंद वंश के समाप्त करने की बात कही गई है। तो खैर, ये चर्चा का विषय है, सोचने समझने का विषय है। कारण क्या हो सकते हैं ये अभी हम लोगों को समझ में थोड़ा सा आएगा। तो आइए हम बात करते हैं नंदवंश। नंदवंश में देखिए, जिस व्यक्ति ने शैशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की, वह निम्न वर्ण से संबंधित था। डिक्लेयर किया जाता है कि ये डिक्लेयर किया गया कि जो नंद वंश है वो निम्न वर्ण से संबंधित है। अब मेरी जो आपत्ति है, पहले ही लाइन से जो नंद वंशों के बारे में जो कही गई है, जिस व्यक्ति ने शैशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की, वह निम्न वर्ण से संबंधित था। अब वो राजा बन गया या राजा बनने की क्षमता रखता था, उस समय भी युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, तो राजा बनता था। तो निम्न वर्ण का किस वजह से था, ये बात मेरी अभी समझ में नहीं आती है। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में या ब्राह्मण साहित्य में या ब्राह्मणी व्यवस्था में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें जो व्यवस्था रही होगी उसके हिसाब से वहां पर बताया गया कि नंद वंश एक शूद्र वंश का था। अब देखिए, पता करते हैं आगे। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण उसे महापद्म कहते हैं। यह देखिए, भाषा वैज्ञानिक और भाषाई दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो विरोधाभास उत्पन्न होगा। विरोधाभास उत्पन्न ये होगा कि जब हम बात करेंगे संस्कृत में, तो संस्कृत में नाम मिलता है, जो पुराण में मिलता है, पुराण जो है वो संस्कृत में है। पुराणों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। पुराणों के ज्ञाता हमारे जो ब्राह्मण साहित्यिक और ब्राह्मण लोग होते थे, उन्होंने कहा कि महापद्म था नाम। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए महापद्म था। और जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन का नाम कहते हैं। अब महापद्म नंद और उग्रसेन दोनों में अंतर है। जिस लिपि में उग्रसेन लिखा जाता है वो संस्कृत भाषा का शब्द लगता है, और महापद्म जिस लिपि में लिखा जाता है वो जो है भाषा विज्ञान के हिसाब से संस्कृत का शब्द लगता है। उग्रसेन हो सकता है महावंश में, लेकिन उग्रसेन नहीं लगता। महापद्म तो
हो सकता है कि संस्कृत, तो मुझे डाउट है, अगर कहीं क्लियर होगा तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं भाषाई दृष्टिकोण से ऐसा तो नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी शंका जाती है। फिर भी मैं मान लेता हूं कि पुराण उसे महापद्म कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश यानी कि जो बौद्धों का जो ग्रंथ है या साहित्य है उसमें उग्रसेन कहा जाता है। अब भारतीय तथा विदेशी दोनों इस साक्ष्य नन्नों को शूद्र तथा निम्न जाति उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत देते हैं। यानी कि विदेशी साहित्य भी और भारतीय साहित्य भी दोनों ये मानते थे कि नंद वंश के जो शासक हुए, ये नंद वंश का जो संस्थापक था वो शूद्र वर्ण का था। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद ने सैसुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, ये बात कही है, पुराण कहते हैं। अब पुराणों में एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महानंदी की शूद्रा से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। होगा का मतलब जो ये विष्णु पुराण है उसमें भविष्यवाणी की गई है, इसका मतलब ये है कि विष्णु पुराण की बात भविष्य की बता रही है। होगा, था होता तो इसका मतलब यह था कि जो घटना घटित हुई उसके बाद लिखा गया है साहित्य, तो इससे ये लगता है कि साहित्य पहले लिखा गया, यानी विष्णु पुराण नंद वंश के समय से पहले का है, होगा लिखा गया है। तो ये भी कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। दूसरी चीज, लोभी तथा बलवान। अब यहां लोभी और बलवान में भी व्यवस्थागत कमियां लगती हैं। बलवान होता है और वो साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाई करता है, एक अच्छा वीर और श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो महत्वाकांक्षी था। इसमें लोभी वाली बात कहां से आ गई? चलिए ये भी मान लेते हैं, घालमेल की बात है, तो घालमेल तो ही है। लोभी वाली बात छोड़िए, इसको भी छोड़ देते हैं। परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा ऐसा बताया गया है, तो ये भविष्यगत बात लगती है। इसमें इतिहास जैसी बात विष्णु पुराण में नहीं लिखी गई, ऐसा लिखा गया है कि एक भविष्यवाणी की गई है पुराण में। तो भाई ये कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन मानते हैं कि ऐतिहासिक बुक है ये और उसमें सही लिखा होगा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, अब ये जैन जो ब्राह्मणों के अतिरिक्त साहित्य थे या उसके अलावा साहित्य था, ब्राह्मणेतर साहित्य जिसे कहते हैं, तो वहां पर इसे कहा गया नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था, ऐसा बताया गया नंद महापद्म नंद को। आवश्यक सूत्र, सूत्र भी बहुत है, आवश्यक सूत्र एक है, उसे नापित दास यानी नाई का दास कहता है। महावंश टीका में क्या कहा गया है? अब ये बौद्धों का ग्रंथ है महावंश टीका, ये इसमें कहा गया नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है। अब देखिए जो महावंश एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है, तो इनको जो है अज्ञात कुल का बताया गया है, कुल नहीं मालूम था इनके और ऐसे बताया गया। तो जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था, ये बताया कि ये डाकुओं के गिरोह का मुखिया था, इसके कुल का पता नहीं है। मुझे जो लगता है, मैं तुलनात्मक ये जब अध्ययन करता हूं तो मुझे जो प्रमाणिक बात लगती है ऐतिहासिक और भाषाई दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि जो ये महावंश टीका में बात कही गई है कि वो अज्ञात कुल की, तो उनके कुल का पता ही नहीं था, शूद्र थे क्या थे, ये कोई डाउट क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जो चीजें लिखी गई हैं उनको मैं सही मान के पढ़ता हूं और बता रहा हूं, लेकिन जो मेरा तार्किक दृष्टिकोण है वो सटीक नहीं बैठता है मेरी समझ को। अब आगे बात कहते हैं जैन मत की। जैन मत की पुष्टि विदेशी विवरणों से भी हो जाती है। अब देखिए यहां पर जैन मत का प्रमाणीकरण हुआ है विदेशी मत से, ऐसी बात कही गई है। और एक कहानी बताई जाती है कि यूनानी लेखक कार्टियस, यूनान
का जो एक लेखक यानी यूनानी आक्रमण हुए थे तो उस समय तो यूनानी लोग आए हुए थे, तो यूनानी लेखक जो कार्टियस था उसने सिकंदर, वो जो सिकंदर का समकालीन था, मगध के नंद सम्राट अग्रमीज, यह संस्कृत के अग्रसेन या उग्रसेन का पुत्र का रूपांतर है के विषय में लिखते हुए, यानी कार्टियस ने कहा है, अग्रमीज एक कैरेक्टर दिया होगा और उसमें बताया है कि उसका पिता जाति का नाई था। अब अगर आज के परिवेश में हम समझना चाहें तो जाति का नाई यानी ओबीसी कैटेगरी में था, और ओबीसी उस समय शूद्र की कैटेगरी में आते थे। तो ये एक प्रमाण ये मिलता है कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसमें ओबीसी शूद्र थे। एक चीज ये क्लियर होती है यहां से, नाई भी और भी। तो जो शूद्र राजा थे वो ये नाई था, शूद्र इसको माना गया। वह अपनी, हाँ क्या था, उसका पिता नाई जाति का था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया तथा उसके राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए उसने राजगद्दी हथिया ली। देखिए, राजगद्दी हथियाना उस समय इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ टेक्निकल चीजें रही होंगी और हथिया लिया होगा उसने। अंततः उसने राजकुमारी की भी हत्या कर दी तथा वर्तमान राजा का पिता हुआ। अब जब राजा की हत्या हो गई तो जो समय राजा था राजकुमारी की हत्या कर दी। राजकुमारी की हत्या करने के बाद जो राजा बचे उनका संरक्षण ले लिया। यहाँ कार्टियस ने जिस राजा की चर्चा की वह नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ही था, यानी जिसने रानी की हत्या की। अच्छा, महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। शिशुनाग वंश के जो अंतिम जो महान सम्राट था कालाशोक या काकवाड़, तो उसके 10 पुत्रों का उल्लेख किया है महावंश टीका ने। अब यह संभावना जताई गई है कि सभी अवयस्क रहे होंगे उस समय, और अवयस्क रहने की स्थिति में क्या हुआ होगा कि महापद्म नंद ने उनका संरक्षण लिया होगा और राज्य अपना स्थापित कर लिया होगा, राजा बन गया होगा। डियोडोरस इससे कुछ भिन्न विवरण देते हैं। डियोडोरस ये भी यूनानी लेखक हैं। इन्होंने एक डिफरेंट टाइप का मैटर दिया है। उसके अनुसार धननंद का नाई पिता सुंदर स्वरूप का होने के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया। रानी ने अपने वृद्ध पति की हत्या कर दी। देखिए, ये उल्टी कहानी है कि रानी ने खुद अपने पति राजा, यानी उस समय जो राजा होगा शशनाग वंश का, उसकी हत्या कर दी, और अपने प्रेमी यानी महापद्म नंद जो जिससे उसका प्रेम होगा, तो नंद वंश को प्रेमी को राजा बनाया, महापद्म नंद को। वर्तमान शासक उसी का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार जहां कार्टियस अंतिम शैशुनाग राजा का हत्यारा प्रथम नंद शासक को बताता है, वहां डियोडोरस उसकी रानी पर हत्या का बात कहता है। महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। महाबोधि वंश में मुझे डाउट है, भाषा के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस प्रकार की इसमें उग्रसेन तो हो सकता है, उग्रसेन जो लिखा है लिपि, ये पाली नहीं लगती है, संस्कृत लगती है। उसका पुत्र धननंद सिकंदर का समकालीन था, ऐसा महाबोधि वंश में लिखा मिलता है। इस प्रकार नंद वंश शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित था। पुराणों के विवरण से स्पष्ट है कि इस वंश का संस्थापक क्षत्रिय पिता तथा शूद्रा माता की संतान थी। अब यहां भी एक डाउट, पुराणों में एक बात कही गई है, पुराणों के विवरण से स्पष्ट है कि इस वंश का संस्थापक क्षत्रिय पिता, जब पिता क्षत्रिय था, महानंदी, महापद्म नंद का जो महानंदी पिता क्षत्रिय था, माता उनकी जो शूद्र थी
तो पितृसत्तात्मक समाज जो उस समय चलता था, तो कैसे ये हो सकता है कि पुत्र जो शूद्र हुआ, ये भी एक उलझन वाली बात हो गई। लेकिन चलिए, मनुस्मृति में क्या कहा गया है? सबसे चर्चित स्मृति मनुस्मृति है। वैसे स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन मनुस्मृति है, और कहते हैं कि ये प्रमाणिक भी है। ऐसा कहा गया है ब्राह्मण साहित्य में, ये प्रमाणिक मानी गई है, काफी चर्चा हुई है इसकी। तो मनुस्मृति का भी मत देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसके पहले इन्होंने एक बात कही कि मनुस्मृति में इस प्रकार से उत्पन्न संतान को अपसद, यानी अगर पिता अगर क्षत्रिय है और माता शूद्र है, तो इस प्रकार से जो संतान उत्पन्न होगी तो उससे अपसद वैसे मुझे पाली शब्द लगता है, लेकिन क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है तो मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन इसमें निकृष्ट जो शब्द मिलता है, निकृष्ट कहा गया है, निम्न माना गया है, तो वो शब्द संस्कृत का है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। अब महाबोधि वंश के जो नाम है, उसमें जो नाम दिए गए हैं, उग्रसेन एक मिलता है, नंदवंश का पहला शासक उग्रसेन। पांडुक दूसरा मिलता है, पांडुक। तीसरा पंडुगति और भूतपाल, राष्ट्रपाल। और छठवां गोविषाणक। और 7वां है 10 सिद्धक। 8वां कैवर्त है। और लास्ट जो 9वां है धन या धननंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसमें प्रथम अर्थात उग्रसेन को ही पुराणों में महापदम कहा गया है। अच्छा, पुराणों में उग्रसेन को ही महापदम कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र थे। तो इस प्रकार हमने जो नंद वंश की जो उत्पत्ति और उनके राजा बनने की जो स्थितियां देखी, उससे पता चला कि कैसे वो राजा बने। अब आते हैं महापदम नंद की उपलब्धियों के बारे में। क्या अचीवमेंट्स थी, कैसा इनको शासन मिला, देखते हैं। महापदम नंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। यानी इसके पहले जो शासक हुए थे, चाहे वो हर्यक वंश के रहे हों या शिशुनाग वंश के रहे हों, इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना महापदम नंद हुआ। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब उसकी विजय कैसी थी, कितनी विजय की, वो पुराणों से इसमें मिलता है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। देखिए, विष्णु पुराण भविष्यवाणी करता है, ऐसी बात बताई गई है, लेकिन यहां थे। देखा, यहां पुराणों का नाम तो नहीं दिया है, क्योंकि पुराण 18 बताए गए हैं, और 18 पुराणों में कौन से पुराण में ये कहा गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि उसकी विजयों के बारे में, जीतों के बारे में पुराणों से विस्तृत सूचना मिलती है। उसके पास अतुल संपत्ति तो असंख्य सेना थी, ये किस पुराण से जानकारी मिलती है अभी नहीं पता। पुराण 18 है, किसमें खोजे नहीं मालूम। वह कलि का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वक्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्वक्षत्रांतक, ऐसा कहा गया है। अब देखिए, यहां पर पिछले हमने चर्चा की और जानकारी मिली कि किससे जानकारी ली थी हम लोगों ने, जिससे कि उसके पिता का क्षत्रिय होना बताया गया। महाबोधि वंश महापदम नंद का उग्रसेन पुत्र था। और अच्छा, पुराण कहते हैं उसके पिता क्षत्रिय था। तो ये जानकारी थोड़ा सा भ्रामक लग रही है कि पिता क्षत्रिय होने के बावजूद भी वो सर्व क्षत्रांतक कैसे हो सकता है, ये भी एक विवादास्पद लगता है। खैर, ये हमको उसी प्रकार समझना पड़ेगा जैसा है, क्योंकि हम तो नहीं बदल सकते। उसके पास अतुल संपत्ति से असंख्य सेना थी और सर्व क्षत्रियों को नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार था। अब देखिए, अवतारवाद की प्रणाली यहां पर थोप दी गई।
दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों की विजय की। राजवंशों पर विजय प्राप्त करना एक महान योद्धा, एक महान सम्राट या महत्वाकांक्षी राजा होने का परिचायक है, लेकिन अवतार बात यह समझ में नहीं आती है। इसको हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। ठीक है, उसने एक छत्र शासन की स्थापना किया तथा एकराट की उपाधि धारण की। उसके द्वारा उन्मूलित कुछ राजवंशों के नाम इस प्रकार मिलते हैं। अब उसने किन किन राजवंशों का विनाश किया और उन राजवंशों को अपने में शामिल किया, इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, एक तो था इक्ष्वाकु वंश, जिसका नंद वंश ने खत्म किया। कासेय वंश, है, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र, इन वंशों को समाप्त करके अपने राज्य में सम्मिलित किया। तो महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत किया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण, यानी गंगा नदी की जो गंगा नदी को पार करके उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय वैजयंती फहराने वाला पहला मगध का शासक हुआ। ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक गया, यानी बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए कहा गया कि पिछले जो राजवंश स्थापित हुए, चाहे वो हर्यक वंश हो या शिशुनाग वंश हो, उनमें सबसे शक्तिशाली और वैभवशाली, धन संपन्न नंद वंशों का शासन था। और बताया जाता है कि ये शूद्र थे। तो पुराणों में ज्यादातर कहा गया है, बाकी पुराणों का हवाला देके और जैन के दृष्टांतों का सहारा लेके विदेशी यात्रियों को भी प्रमाण में शामिल किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। कलिंग विजय जो बाद में सम्राट अशोक के लिए बड़ा ही चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि सम्राट अशोक उस समय कलिंग विजय के बाद बुद्ध धम्म यानी धम्म का शासन चलाने की बात करते हैं। तो कलिंग भी उस समय महापद्मनंद ने विजित कर लिया था। इसके अनुसार नंद राजा जिनासन की एक प्रतिमा उठा ले गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार, यानी जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, उससे जानकारी मिलती है कि नंद राजा जिनासन की एक प्रतिमा, जिनासन एक प्रकार का जो जैनियों का, जिनको जिन कहा जाता था, जो वो होते थे महाव्रती होते थे, तो उनको जिन आसन में बैठी हुई कोई प्रतिमा होगी उसको उठा ले गया। तब उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। मैसूर के 12वीं सदी के लेखों में भी नंदों द्वारा कुंतल जीते जाने का विवरण सुरक्षित है। क्लासिकल लेखकों के विवरण से पता चलता है कि अग्रमीज यानी महापद्मनंद का राज्य पश्चिम में व्यास नदी तक फैला था। यह भूभाग महापद्मनंद द्वारा ही जीता गया होगा, क्योंकि अग्रमीज को किसी भी विजय का श्रेय नहीं प्रदान किया गया है। उसकी विजयों के साथ ही क्षत्रियों का राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हुआ। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो जिस समय तक्षशिला में आंभी के राजा ने सिकंदर को आमंत्रण दिया, तक्षशिला के शासक आंभी ने सिकंदर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, सहयोग किया, और पोरस जो राजा थे उन्होंने महान वीरता के साथ उसका सामना किया। और फिर महापद्मनंद के बारे में जब सिकंदर ने सुना, इनकी स्थितियां देखी, सुनी, बहुत बढ़ चढ़ के
सुन रखी थी, तो उसकी सेना का जो हौसला था वो पस्त हो गया। लेकिन कहानी कुछ दूसरी बताई गई। पुराण महापद्म नंद के शासन की अवधि 88 वर्ष बताते हैं। पुराणों की बात यहाँ भ्रामक लगती है। संभवतः पुराणों में 28 वर्ष को भूल से 88 लिख दिया है, ये लेखक ऐसा बताते हैं। वह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी तथा नंद सत्ता का विनाश। इस वंश के बारे में जानकारी करने के बाद हम ये विचार करने की आवश्यकता होती है कि इतिहास लेखन में या इतिहास पढ़ने की प्रक्रिया में हम कहां पर खड़े हैं। क्या विचार विमर्श चिंतन मनन करके उस समाज, उस तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को आज के सामाजिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं तुलना कर पा रहे हैं, या हम प्रश्नोत्तरी रटने के लिए एक प्रक्रिया में है कि हमको यूपीएससी क्रॉस करना है या ये एग्जाम क्रॉस करना है और हमने पढ़ लिया बस खत्म। हालांकि अपने जो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक ऐसी ही है कि पढ़ा, एग्जाम दिया और पास हुए, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से परिवर्तन थोड़ा बहुत ही कम लोगों में होता है। और तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि महापद्म नंद जो जिसको व्यवस्थागत रूप से, अब इसमें थोड़ा सा मैं अपना विचार व्यक्त करता हूं। मेरा जो है विचार ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस नंदवंश को पढ़ने के बाद जो वर्ण व्यवस्था की बात आती है कि उसको शूद्र वर्ण में रखा गया या वो शूद्र था, तो कैसे डिसाइड करते हैं, फंडा क्या है डिसाइड करने का कि ये शूद्र होगा, कुछ कैटेगरी है कि बस ठप्पा लग गया कहीं से, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। जब वो महत्वाकांक्षी था तो उसको लोभी बताया गया, बलवान था और वीर था, महान शासक था, तो उसको लोभी, इतिहासकार लोभी क्यों लिखते हैं? क्या इसलिए कि वो एक शूद्र था या उसको शूद्र बताया गया है? सामाजिक व्यवस्था किसने की? सामाजिक व्यवस्था, शूद्र कौन होगा, ब्राह्मण कौन होगा? साहित्य में भी देखिए ब्राह्मण साहित्य अलग रखा गया है। ब्राह्मण साहित्य को बुद्धिस्ट, जैनिज्म, क्या बुद्धिस्ट व्यवस्था या बुद्धिस्ट विचारक ब्राह्मण लोग नहीं? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण यानी वेदों को जानने वाले, वैदिक साहित्य को मानने वाले, वैदिक परंपरा को चलाने वाले ही ब्राह्मण थे। उन्होंने कैटेगरी को, अब इतिहास तो यही कह रहा है कि उन्होंने व्यवस्था बनाई, उन्होंने कैटेगरी में बांटा। अब कौन, आप राजा हो जाओ या फकीर, लेकिन रहोगे शूद्र, क्योंकि महापद्म नंद को शूद्र कहा गया, जबकि वो बता रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता, शूद्र से उत्पन्न हुआ, तो वो एक निकृष्ट माना गया। भाई इतिहास पढ़ने के बाद मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि ये व्यवस्था की कैटेगरी को जो डिवाइडेशन है, जब बात आती है तो कहा जाता है कि ये जन्मजात नहीं है, ज्ञान से ब्राह्मण है और अर्जित किए हुए ज्ञान से ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन जब बात आती है वंशावली के, तब उठा के देखते हैं कि नहीं, वो तो एक ही व्यवस्था में जो जन्म लिया वो ब्राह्मण होता चला जा रहा है, ब्राह्मण होता चला जा रहा है, और वो चाहे राजा हो जाए या कुछ भी हो जाए वो शूद्र माना जा रहा है। तो भाई ये समझने की बात है कि जब भी मेरा इतिहास जो पढ़ने का मेन मकसद है, तो यूपीएससी टॉप करना, यूपीएससी क्रॉस करना, यूपीएससी लेवल का नहीं है। सामाजिक चेतना, सामाजिक विरासत को समझना और जो व्यवस्था है
उसको समझना और अपने व्यवस्था या अपने सिद्धांतों में परिवर्तन लाना, मानसिक जो व्यवस्था है, मानसिक व्यवस्था एक तरह की जो बलशाली और बुद्धिमान और महान सम्राट को शूद्र बनाते हैं या शूद्र बताते हैं, तो ये किस कैटेगरी का डिवाइडेशन है, समझ में आना चाहिए। नहीं आता भाई। तो वीडियो काफी लंबी हो गई दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे महापद्म नंद के उत्तराधिकारी तथा नंदवंश का अंत कैसे होता है और इनकी फिर बाद में इनके बाद कौन सा वंश आता है, तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। मेरा इस वीडियो या इस जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा एक संवैधानिक दायरे में रहकर अभिव्यक्ति के अधिकारों का प्रयोग करके एक सामाजिक जागरूकता फैलाना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को अपमानित करना या किसी को लज्जित करना या किसी के साथ दुर्भावना किसी जैसी कोई मेरी ऐसी बात नहीं है, ना मैं ऐसी बात करता हूं। अगर लगता है ऐसा तो ये मेरी संवेदनाओं से के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं जानिएगा। हम एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये सारी चीजें पढ़ के समझ के और शेयर करना चाहता हूं कि कैसे हम लोग समझें, कैसे समझते हैं और जो व्यवस्थागत बातें होती हैं वो कैसे समझें हम, क्योंकि इतिहास में इतनी भ्रामक चीजें और ज्यादातर जो साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल जो चीजें मिली हुई हैं तो उनमें कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि हम भारत की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक सामाजिक संरचना को तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम इतिहास और समाज के विज्ञान को नहीं समझेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ सामाजिक चेतना जागृत करना है और संवैधानिक दायरे में रहकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कतई मकसद नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान रखते हुए जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।